तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, या सिर्फ ये एक उम्मीद है, या सिर्फ एक आस है, या फिर देश के भीतर में राजनीतिक व्यवस्था ने वाकई इस देश में आम लोगों को इतने ज्यादा हाशिए पर ढकेल दिया है कि अगर आम लोगों के भीतर से इस देश में कोई सवाल खड़े होने लगे और जनता इस सरकार से सवाल करने लगे तो शायद एक समानांतर राजनीति इस देश के भीतर में खड़ी हो जाएगी, जो इतनी पैनी होगी, जो शायद पारंपरिक राजनीति को ध्वस्त करके पारंपरिक राजनेताओं को ढकेल कर अपने तरीके से एक नई सियासत की लामबंदी करेगी। ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि एक उम्मीद जगी। ममता बनर्जी 4 दिन आई दिल्ली घूमकर चली गई। वाकई एक उम्मीद इस दौर में बंधी है जब चीफ जस्टिस रमन्ना कुछ ऐसे फैसलों को दे रहे हैं जिससे लग रहा है न्यायपालिका जागृत हो रही है, आम लोगों का भरोसा जाग रहा है। यह उम्मीद और आस पर है, लेकिन हमें लगता है कि आज राजनीति की उस चौसर पर फेंके जाने वाले उन पासों को परखने की जरूरत है, जो पासे उम्मीद और आस तो जगाते हैं लेकिन उनके भीतर की गहराई में खोखलापन है या वाकई कोई उनकी अपनी जमीन भी है, इसे आज परखा जाए। 2 तरह की परिस्थिति देश के सामने है। या तो 2024 तक आते आते इस देश के भीतर में जनता ही राजनीतिक सत्ता के विपक्ष की भूमिका निभाने आ जाएगी और हो सकता है अगले 2 साल में इस देश के भीतर में कोई नई राजनीतिक पार्टी निकल कर आ जाए, कोई नया नेता बन जाए और नई परिस्थितियों के बीच में पारंपरिक राजनीति ध्वस्त हो जाए, या फिर जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए विपक्षी राजनीतिक दल हैं वही एकजुट हो जाएं, जिसे ममता बनर्जी एकजुट कर रही है, और वह जोड़ तोड़ करके अपने तरीके से एक नई परिस्थितियों को सामने लाकर खड़ा कर दें। लेकिन आज इस आकलन से पहले भी चंद सवाल। क्या वाकई ममता की सेना मोदी को पराजित कर सकती है, या मोदी के लिए यह फायदेमंद होगा? क्या वाकई इस देश में हारे हुए वजीर एक साथ मिलकर सत्ता को डिगा सकते हैं? क्या वाकई इस देश के भीतर में जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसानी, मजदूरी ऐसे कोई सवाल नहीं बचे हैं और उन सवालों को लेकर उसने खामोशी बरत ली है? क्योंकि इस देश में एक लोकतांत्रिक शून्यता आ गई है, राजनीतिक शून्यता आ गई है, या फिर इस देश के भीतर में राजनीतिक खोखलापन इतना ज्यादा है कि कानूनी व्यवस्था भी सत्ता के हिसाब से चल रही है, संविधान को भी परिभाषित सत्ता ही कर रही है, लेकिन कोई भी कहीं से भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, और कोई सांस भी लेता है तो लगता है उसने देशद्रोह कर दिया है, उसके ऊपर 124 का मुकदमा ठोक दिया जाए। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आ गई है? हमें लगता है कि आज जिस आकलन को करने की जरूरत है उसमें शुरुआत में राजनीतिक और उसके बाद जनता। राजनीतिक में आपको सबसे आगे ममता बनर्जी को रखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2014 के बाद जो राजनीतिक जीत जिस ठसक के साथ हासिल की है, वो ठसक एक उम्मीद और आस से ज्यादा उस राजा के पराजित होने की दिशा को उभारती है, जिसमें तमाम हारे हुए क्षत्रप एक साथ उस छतरी के नीचे आकर खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन उन क्षत्रपों की अपनी स्थिति क्या है? खास तौर से जो चेहरे नजर आएंगे उसमें आप सोचेंगे विपक्ष में ममता के साथ कौन आ सकते हैं? शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, मायावती के नाम पर कुछ आपके सवाल होंगे जहन में। लेकिन इन तमाम नेताओं, या उद्धव ठाकरे, ऐसे नामों को लेकर हमको लगता है कि इनके अपने राज्यों के भीतर की परिस्थिति और इनकी अपनी चुनावी गणित को समझ लीजिए, इनके विधानसभा और लोकसभा दोनों परिस्थितियों को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के भीतर में जब समाजवादी पार्टी सबसे पराकाष्ठा पर थी, उसकी सत्ता थी, और जब समाजवादी पार्टी इसकी स्थिति नाजुक हो गई 2017 के विधानसभा में और 2019 के लोकसभा चुनाव में, अब तो इस 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन पुरानी दोनों परिस्थितियों को जब आप देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी, समाजवादी पार्टी के वोट में जो अंतर आता है वह सिर्फ 50,000 से ज्यादा के वोट का अंतर नहीं आता है। यानी बेहतरीन रहे तब भी उससे मैक्सिमम 2 करोड़ 10 लाख, और सबसे खराब रहे तो भी 1 करोड़ 55 लाख वोट मिल जाते हैं। मायावती कमोवेश एक सरीखी स्थिति, हमेशा से 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में ही उसके वोट उत्तर प्रदेश में रेंगते रहते हैं। यानी बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी सत्ता में नहीं आए, यह सत्ता में आए या सत्ता में नहीं आए, इनके वोट बैंक निश्चित है, निर्धारित है। हां, इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस
के वोट बैंक में सेंध जरूर लगी और कांग्रेस के वोट बैंक छत्रपों से होते हुए बीजेपी के पास चले गए। इसलिए बीजेपी का वोट बैंक जो है वो कुलांचे मारते हुए आगे बढ़ गया। यानी अगर पूरे विपक्ष को आप ले लेंगे 2017 के विधानसभा चुनाव में तो लगभग 4.5 करोड़ वोट विपक्ष में और अपने तौर पर बीजेपी के पास 3.5 करोड़ वोट। और अगर लोकसभा लेंगे तो वही वोट कम हो जाते हैं और 3 करोड़ 80 लाख पूरा विपक्ष हो जाता है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, एसपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, आरएलडी है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। और दूसरी तरफ बीजेपी 4 करोड़ 28 लाख वोट के साथ फिर आगे आकर खड़ी हो जाती है। हमें किन चेहरों की जरूरत है और किन मुद्दों की जरूरत है और मुद्दे के आश्रय जनता के बीच में हरकत क्यों नहीं होती है, आज यह समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश के चेहरे अगर ममता के साथ खड़े हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में बहुत असर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में भी नहीं पड़ेगा। अगर उन चेहरों के आश्रय ममता बनर्जी आगे बढ़ना चाहती हैं तो दूसरा सवाल यह है कि उसके बाद जो सीट आती है वो महाराष्ट्र की है, जहां के चेहरे उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं। इन दोनों चेहरों को परखिए तो शिवसेना ने हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा 2019 में, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, और उसका वोट 90 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में रहा। बीजेपी साथ मिलकर लड़ी और उसका वोट लगभग 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच में रेंगता रहा। शरद पवार का अपना वोट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे बेहतरीन वक्त हो, कभी भी 1 करोड़ को छू नहीं पाया, वो 80 लाख 90 लाख के बीच में रेंगता रहा। हम यहां पर कांग्रेस को जानबूझकर छोड़ रहे हैं क्योंकि पहले समझ लीजिए कि छत्रपों की फौज अगर एक साथ खड़ी हो जाती है तो भी वो सत्ता में क्यों नहीं आ पाएगी, और इस देश में एक पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय हो उसकी जरूरत क्यों है, और वही जब गायब है तो फिर छत्रपों का इस देश के भीतर में किसी राजनीति में और चुनाव में कोई महत्व क्यों नहीं है। तो शरद पवार का चेहरा, उद्धव ठाकरे का चेहरा, अखिलेश यादव का चेहरा, मायावती का चेहरा और इसमें तेजस्वी के चेहरे को भी जोड़ दीजिए तो बिहार के भीतर में आरजेडी को लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसके बीच में जब वो रेंगती है तो कुल वोट का वो 15, 16, 17%, इससे ज्यादा नहीं ले पाती है। लेकिन दूसरी तरफ का कॉम्बिनेशन जो है, जो बीजेपी का है, जो जेडीयू का है, एलजेपी का, ये 50% तक छू जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप आइएगा जिसमें आरजेडी को जोड़िएगा, कांग्रेस को जोड़िएगा, पूरी लेफ्ट को जोड़िएगा और तमाम पॉलिटिक्स, सीपीआईएमएल को जोड़िए, सबको जोड़ दीजिएगा तो भी आप यहां पर पहुंच पाएंगे लगभग 35, 36, 37%, 38%, उससे ज्यादा नहीं, 40%। यानी उधर 50 पार है, यहां 40 तक ही है। एक स्थिति यह बहुत साफ है, उससे बात नहीं हो रही है। यानी एक नेशनल वे में पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। एक सवाल सबसे बड़ा यहां पर, Subscribe now and press the bell icon.